शुद्धात्म ज्ञानशाला चैनल के माध्यम से आप जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है प्रकृति भाव संधि का। प्रकृति भाव संधि का मतलब है जो शब्द जिस रूप में हैं उसी रूप में रहना, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना। और ये प्रकृति भाव संधि प्राय करके स्वरों के बीच होती है। पूर्व में भी स्वर होना चाहिए और अंत में भी स्वर होना चाहिए। तो वहाँ पर कुछ नियमावली के साथ में वे शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं, उसको प्रकृति भाव संधि कहते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे सामने कल सूत्र आया था, ओ दंता आ ई उ आ निपातः स्वरे प्रकृत्या। उसी के अंतर्गत आज हमारे बीच में सूत्र आता है द्विवचन मनौ, अर्थात सी औ जस अम औसस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसीभ्याम भ्यस गस ओस आम ङी ओस सुप। ये 21 विभक्तियां हैं। इन 21 विभक्तियों के अंतर्गत प्रथमा के द्विवचन में और द्वितीया के द्विवचन में औ विभक्ति आती है। तो औ विभक्ति के सामने कोई स्वर संबंधी व्यवस्था हो तो वहाँ पर संधि होना चाहिए थी, परंतु यहाँ पर प्रकृति भाव संधि का प्रसंग चल रहा है। तो आचार्य महाराज कहते हैं द्विवचन मनऊ, अर्थात औ को छोड़कर यदि कोई द्विवचन का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर प्रकृति भाव होता है। अब विचार और मनन और चिंतन ये करना है कि औ को छोड़कर कहा है, तो औ कहाँ पाया जाएगा? तो औ दो वचन में पाया जाएगा, पुरुष शब्द के साथ। पुरुष धन औ, यहाँ पर ओकारे औ औकारे च सूत्र के माध्यम से शब्द बन जाता है पुरुषहु। ये द्विवचन का है और द्विवचन का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर ये शब्द होगा तो संधि हो जाएगी। इस औ को छोड़कर जैसे हम इकारांत शब्द के रूप चलाएंगे, मुनि के शब्द चलाएंगे तो मुनि का द्विवचन में मुनि ही बनेगा। साधु शब्द के रूप चलाएंगे तो द्विवचन में साधु बनेगा। गुरु के रूप चलाएंगे तो द्विवचन में गुरु बनेगा। स्त्रीलिंग में लता के शब्द चलाएंगे तो द्विवचन में लते बनेगा। आराधना के रूप चलाएंगे तो आराधनी बनेगा। रमा के रूप चलाएंगे तो रमे बनेगा। रंभा के रूप चलाएंगे तो रंभे बनेगा। नपुंसक लिंग में भी हम जब शब्द बनाएंगे तो वहाँ पर भी कुले, कुलम, कुले, ये जो द्विवचन का प्रयोग है। तो यहाँ जहाँ द्विवचन का प्रयोग हो और सामने कोई स्वर हो तो पूर्व में जो संधि कही है वो संधि यहाँ पर नहीं होती है, वहाँ पर प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाती है। जैसे कवि धन एतौ, यहाँ पर कवि, 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 कवयः ऐसे इसके रूप चलते हैं। तो जो कवि शब्द है जो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, द्वितीय विभक्ति का भी द्विवचन हो सकता है और उसके सामने है एतौ। यहाँ पर कवि में रहने वाली ई और एतौ असवर्ण है, तो असवर्ण के होने पर सूत्र लगता था इवर्णो या मसवर्णे न च परो लोप्यः।
परंतु ये द्विवचन होने के कारण एतौ भी द्विवचन है, कभी भी द्विवचन है, तो यहाँ पर प्रकृति भाव संधि होने के कारण द्विवचन मनौ। द्विवचन मनौ सूत्र के माध्यम से यहाँ पर कोई संधि नहीं होगी। जो नहीं होगी उसी संधि का नाम प्रकृति भाव संधि है। माले धन इमे, माला शब्द स्त्रीलिंग में आता है, उस माला शब्द के द्विवचन का प्रयोग माले बनता है, इमे माले। तो यहाँ पर माले में ए है और इमे का ई है, असवर्ण है। यहाँ पर ए अय सूत्र की प्राप्ति थी और ए अय सूत्र के माध्यम से अय आदेश होना था, परंतु माले शब्द द्विवचन है और द्विवचन होने के कारण यहाँ भी कोई संधि नहीं होगी, और जो संधि नहीं होगी उसी संधि का नाम प्रकृति भाव संधि है। अगला शब्द हमें इसी प्रकार से लगा लेना चाहिए कि द्विवचन विभक्ति है तो हमें प्रकृति भाव संधि को प्राप्त होना है। अब द्विवचन में कुछ अपवाद की चर्चा चलते हैं कि जहाँ पर संधि हो भी सकती है, प्रकृति भाव भी रह सकता है, और पूर्व में जो संधि का कथन किया है वह भी हो सकता है। शब्द है मणि धन इव, मणि, यहाँ पर भी मणि मणि मणयः ऐसे रूप चलते हैं। तो ये मणि शब्द दीर्घ ई को लिए हुए है और सामने इव शब्द है, तो यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम सूत्र की प्राप्ति थी। और मणि शब्द द्विवचन का है, यद्यपि द्विवचन मनौ से नित्य ही प्रकृति भाव को मणिवादी नाम वा। ये मणि इव, मणि यहाँ पर भी द्विवचन है और द्विवचन होने के कारण द्विवचन मनौ से यहाँ पर प्रकृति भाव संधि होना थी, परंतु मणि शब्द व्यक्तिवाचक द्विवचन है, तो यहाँ पर मणि धन इव ऐसा भी रह सकता है, प्रकृति भाव को प्राप्त हो सकता है। और समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम सूत्र का यदि प्रयोग करते हैं तो मणिव ये शब्द भी बन सकता है। इसी प्रकार से जमपति धन इव, तो जमपति ये दीर्घ ई है और इव सामने है, यहाँ पर भी समाना सवर्ण दीर्घी भवती से दीर्घ हो सकता था, परंतु प्रकृति भाव होने के कारण मणिवादी नाम के अंतर्गत होने के कारण यहाँ पर प्रकृति भाव संधि होगी भी और नहीं भी होगी। तो यहाँ पर भी दो रूप बनेंगे, ऐसा जानना चाहिए। अब अदस शब्द से का प्रत्यय के लाने पर अमु के शब्द बनता है। अमु के अत्र, यहाँ पर अमु के में ए और उसके सामने है अत्र, यहाँ पर ए अय सूत्र की प्राप्ति थी। एकारे ऐ ऐकारे च सूत्र की प्राप्ति थी। अमु के अत्र, यहाँ पर ए अय सूत्र की प्राप्ति थी। एदोत्परा पदान्ते लोप मकाराः इस सूत्र की भी प्राप्ति थी, परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आता है। द्विवचन के अंतर्गत आदि के होने के कारण यहाँ पर भी द्विवचन मनौ से संधि न होकर प्रकृति भाव संधि होना थी, परंतु आचार्य महाराज सूत्र देते हैं न साको दसाहा, अर्थात अदस शब्द से का प्रत्यय होकर जो आपने शब्द बनाया है, पहले अदस शब्द का बनता था अमु, अमु में फिर का प्रत्यय लगा दिया तो अमु के बन गया। तो अमु के जो शब्द बना है उसके साथ में अत्र है, तो यहाँ पर जो द्विवचन मनौ से कहकर प्रकृति भाव करने का जो कथन किया है उस कथन को न साको दशा से निषेध कर दिया जाता है। तो जब निषेध हो जाता है
तो फिर पुनः एदोत्परः पदान्ते लोप मकारः सूत्र के माध्यम से अत्र में रहने वाला आ है, उस आ का लोप हो जाता है और फिर उसके बाद शब्द बन जाता है अमुकेत्रो। अब इसी प्रकार से हमारे सामने शब्द है अमी धन अश्वा। अब अमी यद्यपि शब्द बहुवचन का है, प्रथमा के बहुवचन में बना है अमी, परंतु अमी शब्द भी अदस शब्द से ही बना है। अब इसके लिए पूर्व में तो कोई सूत्र है नहीं है, लेकिन पूर्व में इवर्ण संधि करने वाला सूत्र है इवर्णो या मसवर्णे नाचा परो लोप्य, अर्थात ई के स्थान पर या आदेश होता है असवर्ण के होने पर और उस असवर्ण का लोप नहीं होता है। तो यहाँ पर भी उस सूत्र की प्राप्ति थी अमी धन अश्वा में इवर्णो या मसवर्णे नच परो लोप्य, इस सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु सूत्र आता है बहुवचन ममी, अर्थात बहुवचन संबंधी अमी शब्द हो तो उस अमी शब्द के सामने जो शब्द है तो वहाँ पर उस शब्द को प्रकृति भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह वैसा का वैसा ही रहता है। अमी धन अश्वा, अमी धन एडकः, अमी धन उष्ट्रः, अमी धन आदित्यः इत्यादि जो शब्द हैं, इनमें अमी शब्द है वो बहुवचनांत है और बहुवचनांत होने के कारण यहाँ पर इवर्णो या मसवर्णे नाचा परो लोप्य सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है और इसकी प्रवृत्ति नहीं होने के कारण अर्थात इससे प्रकृति भाव होता है। जो पूर्व में संधि कही है वह संधि यहाँ पर नहीं होती है। अमी अश्वा, अमी एडका, अमी उष्ट्रा ये सभी शब्द जैसे हैं वैसे ही प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अब अनुपदिष्टाश्च, जिसको उपदेशित नहीं किया गया है, जिस अक्षरों के समुदाय में जिसका कथन नहीं किया गया है, ऐसे पुलुत स्वर वाले परे रहने पर वे भी प्रकृति भाव को प्राप्त होते हैं। पुलुत का मतलब होता है जिस शब्द को जोर से खींचकर बोला जाता है, स्वर आपको आगे तक पहुंचाया जाता है, उस स्वर की पुलुत संज्ञा होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं पुलुत संबंधी यदि कोई शब्द है तो वहाँ पर भी वह प्रकृति भाव को प्राप्त होता है। शब्द हमारे सामने हैं देवदत्र अत्र। यहाँ पर जो देवदत्त है वो अनुपदिष्ट है, माने संबोधन का वाचक है, पुलुत संज्ञक है, जोर से बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देवदत्र धन अत्र, यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र से दीर्घ करने की कथन पूर्व में कहा है, लेकिन यहाँ पे अनुपदिष्टाश्च सूत्र के माध्यम से प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यज्ञ दत्त धन ई है, यहाँ पर भी अवर्ण इवर्णे ए, अवर्ण इवर्णे ए सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु यज्ञ दत्त यहाँ पर संबोधन है, पुलुत है, तीन मात्रिक है, इसलिए यहाँ पर भी जो संधि पूर्व में कही है वह नहीं होगी और प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आपको जानना समझना चाहिए। अंतिम इस प्रकृति भाव संधि में यद्यपि वे पुलुत है, संबोधन है शुष्कलोक इति, तो यहाँ पर भी आ का के सामने ई है, अवर्ण इवर्ण ए से यहाँ पर संधि का कार्य, गुण संधि का कार्य होना था, परंतु उसका निषेध कर प्रकृति भाव बताने के लिए सूत्र कहते हैं नेतौ, अर्थात पुलुत में संबोधन में जो निपातनाथ है
वहाँ पर जो पुलुत का कथन किया गया है उसमें इति शब्द होने पर संधि कार्य का निषेध नहीं होता है, अर्थात संधि हो जाती है। तो यहाँ पर पुलुत भी था, लेकिन इति शब्द व्यक्तिवाची होने के कारण यहाँ पर प्रकृति भाव का निषेध अर्थात विधि पूर्वक निषेध किया जा रहा है, अर्थात संधि कार्य का निषेध नहीं होता है, अर्थात संधि होती है। तो अवर्ण इवर्ण ए यहाँ पर सूत्र लगकर बनेगा शुष्क लोकेति, अर्थात उसको पुलुत शब्द को पुलुत ही बोलना पड़ेगा। और यहाँ पर एक श्लोक जो बहुत अच्छा है, छंद शास्त्र में वर्णित है, एक मात्रो भवेत् ध्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु पुलुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम, अर्थात जो एक मात्रा जिसमें होती है, जो एक मात्रक होता है उसे ह्रस्व कहते हैं, जिसमें दो मात्राएं होती हैं उसे दीर्घ कहते हैं, और जिसमें तीन मात्राएं होती हैं, तीन मात्रा का मतलब है पुलुत। नहीं तो आप सोचेंगे तीन मात्रा कौन सी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, लिखा तो जाएगा छोटा आ, लेकिन छोटे आ को थोड़ा सा उच्चारण करके पुलुत में खींचा जाएगा। ई भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, जो भी शब्द समुदाय है वो यदि पुलुत में है तो उसको खींचकर बोला जाता है। तो उसकी तीन मात्रा होती है और व्यंजन की आर्ध माने आदि मात्रा होती है। इसके लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने दृष्टांत देते हैं, जैसे मुर्गा सुबह सुबह प्रातःकाल की बेला में बोलता है, वो अपना स्वर निकालता है, तो प्रातःकाल की बेला में जब वह बोलता है तो पहले ह्रस्व स्वर बोलता है, फिर उसके बाद दीर्घ स्वर बोलता है, और जब वो आवाज़ ज़्यादा दूर तक खिंच जाती है तो वह पुलुत की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि आप सबने मुर्गे की आवाज़ प्रातःकाल की बेला में अवश्य सुनी होगी, आजकल तो उन मुर्गों की आवाज़ सुनाई देना लगभग समाप्तता हो गई है, क्योंकि त्रियंच जीव राशि की संख्या लोग बिना प्रयोजन के उनको अलग करते चले जा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि जो भी जीव राशि जिस रूप में जहाँ पर है उसको वहाँ पर रहने दीजिए। किसी भी जीव को समाप्त करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो ये प्रकृति भाव संधि का जो चैप्टर चल रहा था उसको मैंने आपको बताया, और एक बार पुनः आप चाहें तो मैं उच्चारण करके ह्रस्व दीर्घ और पुलुत आपको बता सकता हूँ कि कैसे वो ह्रस्व है, कैसे दीर्घ है और कैसे पुलुत होता है। तो थोड़ा सा व्याकरण पढ़ते पढ़ते थोड़ा मनोरंजन भी आप करते जाइए और अपने उपयोग को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए, और प्रैक्टिकल में देखिए मुर्गे की आवाज़। इस प्रकार जो मुर्गे की आवाज़ निकलती है तो उसी प्रकार से पहले ह्रस्व रहती है, फिर दीर्घ रहती है, पुनः वो खिंच जाती है तो पुलुत को प्राप्त हो जाती है। यद्यपि आज उस मुर्गे की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है, लेकिन स्वर ताल छंद को जानने वालों ने पकड़ा कि मुर्गा जो बोल रहा है वो ह्रस्व भी बोल रहा है, दीर्घ भी बोल रहा है और पुलुत भी बोल रहा है। एक बार पुनः आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जुड़िए शुद्धात्म ज्ञानशाला से। जय जिनेंद्र।